नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में आज वाणिज्य पोत परिवहन बिल समेत गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण से जुड़े विधेयक पर होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन बिल पारित कराने की होगी सरकार की कोशिश। मोदी सरकार का संकल्प, जम्मू कश्मीर आतंकवाद से होगा मुक्त। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने दिया अब तक का सबसे सटीक और त्वरित जवाब। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। यूएस मार्केट में दिखा मिला जुला रुख। दिल्ली एनसीआर में हो रही है झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश में फंसे 90 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के कई हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और आज से ओवल में होगा भारत इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला। सीरीज में बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स चोट के कारण बाहर। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। जहां संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा में आज 2 विधेयक गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। और वहीं राज्यसभा में आज एक विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। सदन के दोनों सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दौरान जो बातें निकलकर सामने आई उसकी चर्चा हमेशा रहेगी। सरकार की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है। कल राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। और वहीं अमित शाह ने कहा है आगे कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सभी आतंकी हमलों में अब तक का सबसे सटीक और त्वरित जवाब है। अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया और महादेव का जिक्र करते हुए कहा कि 28 जुलाई को कश्मीर में सुलेमान, अफगान और जिब्रान को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। 22 मई को हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा। जब भी मारे तब तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है।
विपक्ष ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर भी सवाल उठाए थे, लिहाजा इसका जवाब भी गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, ये नाम खुद सुरक्षा बलों ने दिया है, ना कि बीजेपी ने। उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने। ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्ध घोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है। राज्यसभा से पहले कल लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सदन की मंजूरी मांगते हुए ये प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। दोनों समुदायों के मतभेद दूर कर शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वहां आज शांति व्यवस्था है और इसके फलस्वरूप हिंसा की घटनाओं में जो कमी आई है इसका मैं उल्लेख किया हूं। राष्ट्रपति शासन इस अवधि में 2500 से ज्यादा हथियार, 1900 से ज्यादा विस्फोटक और 30,000 से ज्यादा गोला बारूद बरामद महोदय किए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और संवाद प्रक्रिया के द्वारा दोनों समुदायों के मतभेद को दूर कर चिरस्थायी शांति की बहाली के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित मयूर विहार फेज 3 की रहने वाली पल्लवी अधिकारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने औपचारिक रूप से उन्हें ये निमंत्रण प्रदान किया। निमंत्रण प्राप्त होते ही पल्लवी आत्मविभोर हो उठी। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित लोगों के बीच स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह में शामिल होना एक अविश्वसनीय पल होगा। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति और भारतीय डाक का धन्यवाद दिया। 21 वर्षीय दिव्यांग छात्रा पल्लवी ने हाल ही में संपन्न हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को भी पास किया है। मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ 15 अगस्त के लिए कि मैं द्रौपदी मुर्मू जी से मिलूंगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भी दिन आएगा कभी। मैं राष्ट्रपति जी का और इंडियन पोस्ट ऑफिस का बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, इनविटेशन दिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। रात भर की बारिश से दिल्ली एनसीआर तरबतर हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज हल्की से मध्यम बारिश गरज चमक के साथ जारी रह सकती है। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से थोड़ा कम होगा। मौसम विभाग ने आज के लिए एक विस्तृत अलर्ट भी जारी किया है। इसमें देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ की आशंका जताई गई है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश बीते कल रात से लगातार हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ा है। मंगलवार को विदिशा जिले में सुबह से शुरू हुई बारिश ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया।
करीब 16 घंटे तक अनबरत चली बारिश ने पूरे जिले को अस्त व्यस्त कर दिया। नदियों और नालों के उफान पर आने से गांव और शहरों के बीच संपर्क टूट गया। शहर की गलियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक पानी भर गया। यहाँ जो 90 लोग बारिश में फंसे थे उन्हें होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने काफी मेहनत के बाद रेस्क्यू किया। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों जैसे कोटा, बूंदी, टोंक, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना है। चंबल में कई जिलों में खतरे के निशान को पार कर लिया है। जहां आपको बता दें कि निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में तैनात है। राज्य सरकार ने अपील की है कि निचले इलाकों और जल भराव संभावित स्थानों से लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी भूस्खलन और नीचे इलाकों में जल भराव की आशंका जताई गई है। बुधवार को बारिश के चलते उधमपुर में जलभराव की स्थिति देखी गई, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, नाहन, सिरमौर और कांगड़ा में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने ओडिशा, बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने अपील की है कि स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। आज साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। मुंशी प्रेमचंद की कृतियां इतनी सरल और सहज हैं कि इन्हें हम सब ने अपने बचपन में अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है और ये आज भी पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को नमन करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरल, सहज और लोकप्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी जयंती पर नमन। मुंशी प्रेमचंद जी जनप्रिय साहित्यकार थे, जिन्होंने बेहद सरल भाषा में अपनी रचनाओं के माध्यम से गंभीर सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिससे समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को समझने और दूर करने में मदद मिली। प्रेमचंद जी घटनाओं का इतने मार्मिक चित्रण करते थे कि उनका लेखन सजीव प्रतीत होता था। उनके लेखन से आज भी जनमानस स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां मैनचेस्टर टेस्ट गंवाने के बाद अब टीम इंडिया के सामने द ओवल की बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि अब हारे तो सीरीज हारे, यानी सीरीज बचाने के लिए अब भारतीय टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। ओवल में वैसे भारत का रिकॉर्ड कोई खास नहीं रहा है और टीम ने यहां 15 टेस्ट में से सिर्फ 2 में ही जीत हासिल की है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह भी है कि टीम को इस मैदान पर पिछली जीत विराट कोहली की कप्तानी में साल 2021 में मिली थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैनचेस्टर में टीम इंडिया का जीत के बराबर ड्रॉ, झुंझलाए इंग्लिश कप्तान, ओवल में जीतेगा हिंदुस्तान। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और इंग्लिश पिच क्यूरेटर के बीच का ये विवाद अब एक आग की तरह भारतीय खिलाड़ियों की रगों में दौड़ रहा है, जहां जीत से कम टीम इंडिया कुछ नहीं देख रही। ये बात सिर्फ जोश के आधार पर नहीं, बल्कि टीम के अब तक के परफॉर्मेंस के बेस पर है। यशस्वी जायसवाल से लेकर वॉशिंगटन सुंदर तक बल्लेबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। फिर चाहे कप्तान शुभमन गिल की बात हो या ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की, भारतीय टीम बल्लेबाजी में बेहद सॉलिड दिख रही है। ऋषभ पंत की जगह 5वें टेस्ट में ध्रुव जुरैल की एंट्री हो सकती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ दारोमदार आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर और अर्शदीप के कंधों पर रह सकता है, यानी अर्शदीप टेस्ट में अपना डेब्यू कर सकते हैं। वहीं स्पिन विभाग में कुलदीप यादव की एंट्री इस मुकाबले में काफी हद तक नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय टीम को जिन 2 टेस्ट में हार मिली है, उसमें टीम 20 विकेट लेने में नाकाम रही है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम का ओवल में रिकॉर्ड बेहद शानदार है। भारत के खिलाफ टीम ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 6 में जीत और सिर्फ 2 में हार मिली है, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। जो रूट अच्छे फॉर्म में है, इंग्लैंड की नजर सीरीज जीत पर है, जबकि भारतीय टीम की कोशिश सीरीज बचाने की। और दोनों के बीच की यही जंग अगले कुछ दिन क्रिकेट के दीवानों को रोमांच से भरती रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज।
जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोया टीम का चोखा। MDH सोया टीम बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोया टीम असली प्रोटीन। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और बिहार और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं बिहार की, जहां अचानक से फर्जी आवास प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश के मामले सामने आने लगे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये आवास प्रमाण पत्र कुत्ते, ट्रैक्टर या ऐसे ही नाम पर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इसे बनाने के लिए आवेदन करने वालों की मंशा पर तमाम सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये केवल मजा है? आवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ मजाक आखिर क्यों बनाया जा रहा है? बीजेपी का कहना है कि आवास प्रमाण पत्र निर्माण के साथ छेड़छाड़ करके SIR को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का पहला चरण पूरा हो गया है। 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। कई भ्रम की स्थिति भी प्रक्रिया को लेकर बनाई गई। अब राज्य में अचानक से फर्जी आवास प्रमाण बनाने के मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही आवेदन करने वाले कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। RTPS के माध्यम से आवेदन आते हैं, उसमें जो आवेदन रिजेक्ट होने लायक है उनको हमारे CO रिजेक्ट कर देते हैं। अभी तक ये रिजेक्ट होता आया था इस तरह के प्रमाण पत्र, लेकिन आज हम लोगों ने सभी CO से बैठक करी है और डायरेक्शन दिया है कि जो जानबूझ के इस तरह की बदमाशी की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि अगर वो फेक फ़ोटो लगा के अगर आवेदन देते हैं तो रिजेक्ट तो करें ही, उसके साथ साथ उन पर प्राथमिकी भी दर्ज कराएं ताकि उन पर अगर तक कानूनी कार्रवाई हो सके। तो उसी मामले में कोटवा में एक 17 तारीख को एक आवेदन किसी ने दिया था जिसमें कि नेट से डाउनलोड करके कुछ फ़ोटो लगाई थी। CO ने उसे रिजेक्ट किया। हम लोग आज मैं और CSP भी यहाँ आए हैं, इसकी पूर्ण जाँच हो रही है। हम लोगों का मकसद है कि ये कोई अनजाने से नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा किया गया है, किस मंशा से किया गया है, जड़ तक जाना है। और जो भी कारण हो, जो भी व्यक्ति इसके पीछे हो, सब लोगों को सामने लाना है और कठोर से कठोर कार्रवाई करना है। मामले में बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग के SIR को प्रभावित करने के लिए ये विपक्ष की साजिश है, जबकि राजद इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला मानती है। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में जो फर्जी वारे आ रहे हैं, पटना ग्रामीण इलाके में जो डॉग बाबू के नाम से बना, वह RJD की साजिश थी। RJD के समर्थक मुखिया और RJD समर्थक लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया। सरकार इस पर जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। हम लोगों ने जंगल राज की तरह इस घटना को ढकने का काम नहीं किया, बल्कि इसे तुरंत उजागर किया और उचित कार्रवाई की। जो कर्मचारी इसमें दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई की गई। पारदर्शिता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और चुनाव आयोग भी पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल राजद का आधार ही रहा फर्जी वोटरों का वोट बैंक, तो वो जब हट रहा है इन्हें परेशानी हो रही है और ये तरह तरह से SIR को बदनाम करने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। सरकार के स्तर से और भ्रष्टाचार को सदाचार का रूप दे दिया गया है। जब डॉगी बाबू का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र सामने आया, इसी तरह से सोनालिका का मामला सामने आया है और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में घालमेल है और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह के मामले में सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं? बिहार पुलिस ने नियमों के विरुद्ध फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्वघोषणा और किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करने वाले आवेदकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। लेकिन SIR के समय अचानक सामने आए इस प्रकार के मामले सवाल खड़े कर रहे हैं। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, TT न्यूज़। और वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी को अब बहुत जल्द ही हाईटेक लाइब्रेरी की सौगात मिलने जा रही है। ये लाइब्रेरी
पूर्वांचल की पहली ऐसी लाइब्रेरी होगी जो खुद की बिजली और खुद का पानी बनाएगी। यानी ये लाइब्रेरी नेट जीरो एनर्जी पर पूरी तरह से निर्भर होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वाराणसी शहर की पहली नेट जीरो एनर्जी लाइब्रेरी, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। आईटी कॉलेज परिसर में स्थित इस पुरानी जिला लाइब्रेरी को अब नया और अत्याधुनिक स्वरूप मिलने जा रहा है। कई वर्षों से जर्जर हालत में रही इस लाइब्रेरी को आधुनिक तकनीक से पुनर्जीवित किया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण और एनएचपीसी के सहयोग से बनने वाली इस लाइब्रेरी पर 20 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरीकरण किया जाएगा। इस आधुनिक लाइब्रेरी में 500 छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था के साथ ही मीटिंग हॉल, डिस्कशन रूम, कंप्यूटर लैब और ऑडियो वीडियो रूम जैसी सुविधाएं होंगी। वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि इस लाइब्रेरी के पुराने भवन को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कई हाईटेक सुविधाएं होंगी। वर्तमान में एलटी कॉलेज में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वहाँ एग्जिस्ट करती है, जिसकी क्षमता करंट में 100 से 150 बच्चों की है। ये लाइब्रेरी जो है काफ़ी समय पूर्व बनी थी, इसलिए वर्तमान में जो है आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही थी। इसीलिए एक प्रोजेक्ट लिया गया जिसमें इस करंट लाइब्रेरी को डेमोलिश करके एक नई अत्याधुनिक जो है वो लाइब्रेरी बनाई जाएगी। योजना की टोटल लागत 20 करोड़ है और इसको CSR के माध्यम से कराया जा रहा है। एनएचपीसी के साथ इसके लिए MOU कर लिया गया है एवं वर्क ऑर्डर जो है संबंधित कंपनी को टेंडर किए जाने के उपरांत जारी कर दिया गया। इस लाइब्रेरी की सबसे खास बात ये होगी कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग पूरी तरह से सौर ऊर्जा बिजली से लैस होगी और पानी की जरूरत पुनर्चक्रण प्रणाली से पूरी की जाएगी, जबकि पीने का पानी बाहर से लाया जाएगा, लेकिन अन्य उपयोगों के लिए रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल होगा। 1 साल के भीतर बनकर तैयार होने वाले इस लाइब्रेरी में आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल अध्ययन स्थल जैसे तमाम लाभ छात्रों को मिलेंगे। इसके निर्माण के लिए वीडीए और एनएचपीसी के बीच एक MOU भी साइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी तमाम खबरों का, जहां अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इन्हें 4.25 से 4.5% पर ही बरकरार रखा गया। फेडरल रिजर्व ने फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में ये अहम फैसला लिया। दिसंबर 2024 के बाद ये लगातार 5वीं बार है जब अमेरिकी फेड ने अपनी ब्याज दरों को समान स्तर पर रखा है। जियोपॉलिटिकल तनाव और टैरिफ से जुड़ी अस्थिरता को देखते हुए फेड ने दरों में एक बार फिर कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। बैठक में अमेरिकी केंद्रीय बैंक के 2 गवर्नरों ने इस निर्णय के खिलाफ असहमति जताई। 30 से ज्यादा वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नियुक्त किए गए हैं और उन्हीं की तरह मानते हैं कि अमेरिकी मौद्रिक नीति बहुत सख्त है। ये निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद लिया गया, जो ब्याज दरों में कटौती की वकालत कर रहे थे। Today, the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has been running somewhat above our 2% longer run objective. वहीं अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ऐलान किया कि वो 2026 में कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमला हैरिस के इस फैसले से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमला हैरिस 2028 में एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतर सकती हैं। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि हमारी राजनीति संस्थाएं आज जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही हैं। हमें मिलकर न्याय, समानता और आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। मैं इस लड़ाई में बनी रहूंगी। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनका इरादा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राष्ट्र घोषित करने का है। दरअसल आपको बता दें कि कई दिनों से ये पूरा मामला इस वक्त चल रहा है, जहां
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनका इरादा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस भी ऐसा ही इरादा जाहिर कर चुके हैं। मार्क कार्नी ने कहा कि उनका इरादा द्विराज्य समाधान की संभावना को बनाए रखना है। कार्नी ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि ये प्रस्तावित कदम फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिसमें उनके शासन में मूलभूत सुधार और 2026 में आम चुनाव कराने की प्रतिबद्धता शामिल है, जिसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। कनाडा लंबे समय से कहता रहा है कि वो इजराइल के साथ शांति वार्ता के समापन पर ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। ग्वाटेमाला सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल हो गए। अज्ञात बंदूकधारियों ने अंतिम संस्कार गृह में लोगों पर यह हमला किया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। इसरो ने निसार के प्रक्षेपण से लेकर उसकी GSLV F-16 से अलग होने तक की यात्रा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है। इसरो ने इसे वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर बताया है। आपको दिखाते हैं ये वीडियो और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Five, four, three, four, two, three, one, two, zero, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. P1 tracking. Lift off normal. MFCR tracking. P2 tracking. Plus 20 seconds. Plus 20 First stage performance normal. Plus 25 seconds.